कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ओके, बहुत अच्छे। चलिए, वो तो मुझे पता है सर आपके बारे में। कि- जी, आपका तो जो है आज। हाँ, मैं पेन तो रहेगा सर, क्योंकि जब वो फ्रैक्चर हुआ है तो पैर में पेन तो रहेगा। अब ये भी सही है ना। अब और क्या कर सकते हैं। हम्म। तो हम लोग जो पीछे जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। हम लोग जो जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना। हम लोग इसके पहले की जो क्लास है ना, उस क्लास में हम लोगों ने अंतरिक्ष अनुसंधान पढ़ा था। और अंतरिक्ष अनुसंधान को पढ़ते हुए एक कर्मन लाइन के बारे में पढ़ा था। ये कर्मन लाइन क्या होता है? कर्मन रेखा क्या है? ये कर्मन रेखा पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की वायुमंडल में हम जब 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मन रेखा कहते हैं, है ना। अच्छा, और कर्मन रेखा को का जो निर्धारण किया गया था, है ना, इसके तहत जो 100 किलोमीटर के ऊपर आवाज मिल रही है। अच्छा अच्छा, इसमें शायद जो संजीव हैं वो उनके साइड से प्रॉब्लम हो रहा है। तो संजीव जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज माइक को म्यूट कर दें, है ना। तो अभी मैं हम लोग क्या समझ रहे हैं, कर्मन रेखा। कर्मन रेखा में जो लाइन है वो सतह से कितना 100 किलोमीटर का है, पृथ्वी की सतह से। और अगर 100 किलोमीटर से जो नीचे 100 किलोमीटर से जो नीचे है, 100 किलोमीटर का जो नीचे का हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं? जवाब आना चाहिए आप लोगों की तरफ से। बताइए, क्या कहलाएगा ये? ये कहलाता है इनर स्पेस, या आंतरिक, है ना। आंतरिक, अंतरिक्ष, इनर स्पेस। और ये जो 100 किलोमीटर से जो ऊपर हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा? आउटर स्पेस। ठीक है। हाँ नहीं, बोला गया था इस वजह से दिक्कत हो रही थी। ये मैं कह रहा हूँ कि जो 100 किलोमीटर के नीचे की जो लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक अंतरिक्ष। और 100 किलोमीटर के ऊपर की जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? बाह्य अंतरिक्ष। हाँ, ये क्या कहलाएगा? और ये हो गया आंतरिक अंतरिक्ष। अब मैं आगे की मैं बात करता हूँ। इसमें फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि बाह्य अंतरिक्ष संधि के बारे में। क्या पढ़ा था हम लोगों ने?
बाह्य अंतरिक्ष संधि। तो ये बाह्य अंतरिक्ष संधि में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये संधि जो 1967 में हुआ था, इस संधि के अंदर में क्या प्रावधान किया गया था? कुछ प्रावधान बताइए आप लोग। प्रावधान क्या था इसमें? धीरज, प्रावधान क्या था? आकाश, हाँ इसके प्रावधान बताओ। तो ये जो हाँ आ रही है, आप लोग बिल्कुल रिवीजन नहीं करते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। कितने मैंने बताए थे इसमें? 5 बताए थे। हाँ अच्छा ठीक है, और ठीक है, बोलते रहिए आप लोग, बोलते रहिए, सुन रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों ने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था, कक्षा के बारे में। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है? हाँ हाँ, भूतुल्यकालिक क्या है? जियोसिंक्रोनस क्या है? हाँ, जियोसिंक्रोनस क्या है? सन सिंक्रोनस क्या है? सूर्य तुल्यकालिक क्या है? अच्छा, और इसको अच्छा, ये जो सन सिंक्रोनस है उसका अनुप्रयोग क्या है? सन सिंक्रोनस का अनुप्रयोग क्या है? जियो सिंक्रोनस का अनुप्रयोग क्या है? हम्म, अच्छा, भू स्थिर कक्षा क्या होता है? एक बात साफ समझ लीजिए आप लोग, हो सकता है कि कड़वा लगे मेरी बात, लेकिन सच्चाई है। ठीक है, आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे और बिना रिवीजन के क्लास में आएंगे तो समय की बर्बादी है, और धन की भी बर्बादी है, और ऊर्जा की भी बर्बादी है। मैंने कल 3 घंटे कंटिन्यूअसली आप लोगों को यही सारी चीजें मैंने बताया था, और इसके जवाब नहीं आ पा रहे, है ना? बाद में आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरे साथ ये समस्या थी, मेरे साथ वो समस्याएं थी। समस्याएं कभी भी जो है सफलता नहीं दिलाएगी आपको, ठीक है? समझ रहे हैं? तो समस्याओं को दूर कीजिए आप, और ये बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैंने सारी चीजें समझाया था। आप लोगों ने नोट डाउन किया, लेकिन आपने दोबारा उसे पढ़ा नहीं। तो प्लीज क्लास में जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवाइज करो आप, ओके? और डेली बेस पे रिवाइज करो। जैसे 3-4 क्लासें निकली हैं तो उन 4 क्लासों का नोट्स क्लास में आने से पहले 1 घंटे देख लिया कीजिए। 1 घंटा भी समय नहीं लगेगा। अगर 20-25 मिनट टाइम निकाल करके अगर आप सिलेबस जो नोट्स है उसको अगर आप देख लेंगे तो एक तो रिवीजन हो जाएगा, और प्लस में क्लास में जो चीजें समझाई जाएंगी वो बहुत आसानी से समझ में भी आएगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीजें हैं। और अब मैं आज की क्लास में आगे शुरू करूं, लेकिन मतलब आप लोग का जवाब जब नहीं आता है तो उतने अच्छे मन से मैं शुरू नहीं कर पाता हूँ। अब ये चीज जो भी है, ये चीज आप प्लीज पीछे वाली क्लास में आप देख लेंगे रिकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आज मैं उन सब चीजों को समझाऊंगा तो क्या होगा कि फिर आज का भी समय चला जाएगा, है ना? तो ये समझदारी वाला काम नहीं होगा। समझदारी का काम ये है कि पीछे की क्लास लेक्चर रिकॉर्डेड है, उसको आप देखिए, वहां समझिए। उसके बाद अगर कोई परेशानी आती तब फिर मैं बात करूंगा। चलिए, अब हम लोग आज बात करते हैं। कल हम लोगों ने बात कर लिया था इसके बारे में,
मियो के बारे में, है ना, मध्य पृथ्वी कक्षा के बारे में, मिडिल अर्थ ऑर्बिट के बारे में हमने बात कर लिया था। आज हम लोग जो बात करेंगे उच्च पृथ्वी कक्षा के बारे में, है ना, हाई अर्थ ऑर्बिट के बारे में, हाई अर्थ ऑर्बिट के बारे में। बहुत आराम से समझेंगे हम लोग इस चीज को, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो बताइए, मैं पूछिएगा, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। तो हेडिंग दीजिए उच्च पृथ्वी कक्षा, है ना, हाई अर्थ ऑर्बिट, इसको बोलते हैं जियो। तीन हो गया, हियो, मियो और लियो। पीछे की क्लास में हम लोगों ने लियो को समझा था, मियो को भी समझ लिया और हियो को। लियो का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, हियो का मतलब मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हियो का मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग समझ रहे हैं कि दूर इसका जो मेन काम होगा ये लगभग 35,784 किलोमीटर से ऊपर होता है। इसका जो रेंज होगा वो कहाँ होगा, 35,784 किलोमीटर से ऊपर। जैसे ये अर्थ हो गया अपना, और अर्थ से हम वायुमंडल में चल रहे हैं पृथ्वी से, और पृथ्वी से कहां तक जाएंगे 35,784। हाँ, 35,784 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचेंगे, या कर सकते हैं कि 36 किलोमीटर, मोटा मोटी 36 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद, इसके बाद जो ये शुरू होगा, है ना, इसके बाद जो शुरू होगा ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा हाई अर्थ ऑर्बिट। यानी कि 35 किलोमीटर के ऊपर जब आप जाएंगे तो उस अगर उसमें कोई उपग्रह सैटेलाइट अगर स्थापित किया जाता है तो वो सैटेलाइट क्या कहलाएगा, हाई अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट। सर 35,000 या 35,000 की मैं बात कर रहा हूँ जी, है ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 35,000 की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, जैसे हम यहाँ से पहुंचे और यहाँ से कहाँ गए, ये देखिए ये हम गए यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी तक। तो 100 किलोमीटर की दूरी से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो आउटर स्पेस में पहुंच जाएंगे, है ना। 100 किलोमीटर से ऊपर पहुंचे तो फिर हम कहाँ पहुंच गए, आउटर स्पेस में पहुंच गए। अब जब हम आउटर स्पेस में पहुंचे तो आउटर स्पेस से चल के कहाँ तक जाएंगे, 20,000 किलोमीटर तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 20,000 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो ये कहलाएगा लियो। यानी कि 100 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर की दूरी को लियो कहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, निम्न पृथ्वी कक्षा, है ना, निम्न पृथ्वी कक्षा। और जब हम 20,000 से लेकर के यानी कि इस वाले रीजन से लेकर के हम 36,000 तक पहुंचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मियो कहलाएगा जी, है ना, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। इसे क्या कहेंगे, मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने कल समझ लिया था लो अर्थ ऑर्बिट को, है ना, और मियो को भी समझ चुके हैं। और अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो यानी कि यहाँ पे यानी कि 35,000 से ऊपर जाकर के मान लीजिए कि इस पॉइंट से अगर कोई परिक्रमण करता है अर्थ का, समझ रहे हैं, अगर ये परिक्रमण पथ है, ये पृथ्वी हो गया। अब जरूरी नहीं कि गोलाकार ही हो, ये किसी भी शेप में हो सकता है, अलग अलग। क्लियर है। तो ये वाला ये जो परिपथ बना, ये देख रहे हैं, ये जो परिपथ बना, ये परिपथ पृथ्वी से कितना दूर है, ये परिपथ कितना दूर हो गया, 35,784 लगभग 36,000 किलोमीटर। ये यहाँ से भी उतना ही होगा, और इधर पे मांगे तो ये भी दूरी कितना हो गया, उतना ही हो गया। मतलब कि अगर सर्कल होगा तो केंद्र से कहीं भी हम चले जाएंगे तो उसकी दूरी कितनी होगी, समान ही होगी। ये चीज हम समझ चुके थे। तो अब इसके बारे में लिखिए, उच्च पृथ्वी कक्षा के बारे में, ठीक है, कि ये क्या है और कैसे कैसे है, ठीक है। हाई अर्थ ऑर्बिट, है ना, आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए, मैं पढ़ लूंगा फिर मैं उसको उत्तर कर दिया करूंगा, है ना।
सारिका मैम आप कुछ पूछ रहे थे? HEO का डिस्टेंस, यही तो मैं बता रहा था कि HEO का जो डिस्टेंस है ना, जैसे कि अभी जैसे मैंने यही बताया ये जो अर्थ हो गया, पर ज्यादा ध्यान देना, अभी इस अर्थ से आप चलेंगे कहां तक, 36,000 किलोमीटर की दूरी तक, ये सरफेस हो गया, ये 0 किलोमीटर हो गया, और यहां से हम वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में हम कहां तक गए, 36,000 किलोमीटर की दूरी तक गए। तो 36 किलोमीटर के बाद अगर हम कोई उपग्रह कोई उपग्रह अगर हम लॉन्च करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो उपग्रह कहलाएगा हाई अर्थ ऑर्बिट का उपग्रह। क्लियर हुआ? वो क्या कहलाएगा, हाई अर्थ ऑर्बिट। यही चीज तो मैं बता रहा था कि 100 किलोमीटर में कर्मण रेखा हो गया, और 100 किलोमीटर से लेकर 20,000 तक की लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, और 20,000 से लेकर के 36,000 के बीच तक का हो गया मध्य वाला मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो गया, और जो हाई अर्थ ऑर्बिट होगा वो 36,000 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये चीज है, और पीछे की क्लास में बकायदा सारी चीजें क्लियर है, तो वहां आपका हो जाएगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इसके बारे में लिखिए, हाई अर्थ ऑर्बिट के बारे में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए कि ये इसमें लिखिए, ये हाई अर्थ ऑर्बिट में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, दूरसंचार उपग्रहों का, दूरसंचार उपग्रहों का, दूरसंचार उपग्रहों का दूरसंचार उपग्रहों का इस भू-स्थिर, दूर संचार उपग्रहों का भू-स्थिर कक्षा द्वारा उपयोग, भू-स्थिर कक्षा द्वारा उपयोग। ठीक है, अच्छा ये भू-स्थिर कक्षा क्या होता है, जियोस्टैटिक ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और हिंदी में कहते हैं इसको भू-स्थिर कक्षा। ये भू-स्थिर कक्षा क्या है, पृथ्वी कक्षा में स्थापित है, यानी कि 100 किलोमीटर के। क्या ये वीरेंद्र आप बताओ, ये क्या भू-स्थिर कक्षा क्या है, ये भी एक प्रकार का ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो क्या है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पृथ्वी पृथ्वी से स्थिर नजर आता है ना, पृथ्वी क्या, नहीं बताओ सुन रहा हूं मैं, मतलब पृथ्वी से देखने में स्थिर दिखाई देता है, पृथ्वी जी 24 घंटे में परिक्रमण का उसका भी समय होता है, पृथ्वी से कैसा दिखता है, स्थिर दिखता है। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ उच्च पृथ्वी कक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, हाई अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हाई अर्थ ऑर्बिट में जो दूरसंचार उपग्रह होगा, कौन सा उपग्रह होगा, दूरसंचार उपग्रह, दूरसंचार उपग्रह समझ रहे हैं, जैसे कि नेटवर्क वगैरह है 4G 5G का जो नेटवर्क है ये किस पे डिपेंडेंट करता है, ये दूरसंचार उपग्रह है ये। तो ये सारी चीजें जो है किस पे डिपेंड करेगा, ये सारी की सारी जो सुविधाएं मिलेगी हमें वो कहां से मिलेगा, हाई अर्थ ऑर्बिट से मिलेगा। कहां से मिलेगा, हाई अर्थ ऑर्बिट से। तो यहां से इसका एग्जांपल है जीसैट, इसका एग्जांपल क्या हो गया, जीसैट। जीसैट का नाम सुना आप लोगों ने, जीसैट का नाम सुना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक उपग्रह है जीसैट, तो जीसैट उपग्रह क्या, भारत का उपग्रह है ये, तो भारत का उपग्रह है, तो ये जीसैट का क्या काम है, दूरसंचार को, दूरसंचार की सेवा देना। ओके, इसका क्या काम है, हाँ दूरसंचार, दूरसंचार की सेवा देना। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को, इसका काम है दूरसंचार की सेवा देना। तो समझ गए इस बात को हम लोग। अच्छा अब यहाँ पर एक है हॉफमैन ऑर्बिट, वो ऑर्बिट क्या होता है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। हॉफमैन ऑर्बिट, अभी इसी में सारी चीज, इसी में सारा पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, हॉफमैन, हॉफमैन ऑर्बिट। दूसरा पॉइंट क्या है इसका,
हॉफमैन कक्षा या इसी को हॉफमैन ऑर्बिट बोलते हैं। हॉफमैन ऑर्बिट। इस हॉफमैन ऑर्बिट में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। इसके पहले इसके 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसको समझ लेंगे हम लोग। पहला इसका पॉइंट लिखिए, इस हॉफमैन का पहला पॉइंट लिखिए कि यह एक अस्थायी स्थानांतरण कक्षा है। यह एक अस्थायी स्थानांतरण कक्षा है। कौन सा कक्षा है ये? अस्थायी स्थानांतरण। अभी मैं बताऊंगा कि ये अस्थायी कैसे है ना। एक पॉइंट क्या हो गया इसका कि यह एक अस्थायी स्थानांतरण कक्षा है और यह कक्षा दीर्घवृत्ताकार आकृति का होता है। यह कक्षा दीर्घवृत्ताकार आकृति का होता है। चलिए अब देखिए, मैं ये चीज समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है, कि ये हॉफमैन ऑर्बिट क्या है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ऑर्बिट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ, या है ना, एक तो पश्चिम से पूरब की ओर अगर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा हो, उपग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रह के चक्कर जो लगाएंगे उसको उपग्रह कहेंगे, समझ रहे हैं। तो पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन है, अगर प्राकृतिक मात्र कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। लेकिन कृत्रिम तौर पे तुम दुनिया भर के उपग्रह लगा जो है उपग्रह तैयार कर सकते हैं। तो उपग्रह का जो काम होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगाना। जरूरी नहीं है मतलब किसी भी ग्रह का चक्कर लगाएगा वो, जिस ग्रह का वो चक्कर लगाएगा वो उस ग्रह के लिए वो उपग्रह हो जाएगा। तो अभी कृत्रिम तौर पे पृथ्वी के लिए सैटेलाइट जो है, जितने सारे सैटेलाइट उपग्रह होंगे, तो या तो वो पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, या तो ध्रुव से ध्रुव की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। बात समझ रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो उसी ऑर्बिट के प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि उसमें जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है ना। अब इसी के तहत हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट। और इस हाई अर्थ ऑर्बिट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसी के हाई अर्थ ऑर्बिट में ही एक व्यक्ति है जिसका नाम था हॉफमैन, पीटर हॉफमैन, है ना। तो उन्होंने एक कक्षा के बारे में जानकारी दिया और उन्हीं के नाम पे रखा गया हॉफमैन ऑर्बिट। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये हॉफमैन ऑर्बिट का हॉफमैन जो ऑर्बिट है वो उसमें होता क्या है, तो यह एक अस्थायी स्थानांतरण कक्षा है। अभी ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो इसको जब हम डायग्राम से समझाएंगे तो आसानी से समझ पाएंगे आप लोग। दूसरी बात इसमें क्या कर रहे हैं कि यह कक्षा दीर्घवृत्ताकार आकृति की होती है। तो अभी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उस डायग्राम में आपको दिखेगा कि दीर्घवृत्ताकार क्या होता है और हॉफमैन जो ऑर्बिट है वो किस प्रकार से वर्तमान समय में अंतरिक्ष में अनुसंधान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना और अपनी उपस्थिति मजबूत करने में हॉफमैन ऑर्बिट का क्या रोल है। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं इस पे। सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो कोई भी जो उपग्रह होता है वो किस रूप में चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों गोल आकृति में लगाएगा या उत्तर दक्षिण ऐसे चक्कर, वो उस पे डिपेंड करेगा ना, किस पे, वो डिपेंड करेगा सैटेलाइट पे कि उससे का चक्कर लगवाना कैसे है, समझ रहे हैं। हाँ, वो इसरो नासा जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का चक्कर लगवाना चाहते हैं उससे, जैसा चाहेगा वैसा होगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन जो मतलब पृथ्वी के कक्षा में जो चक्कर लगाएगा जी, तो वो वृत्ताकार होगा, जो अस्थायी होगा। लेकिन जो अस्थायी होगा उसका शेप कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम बार जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसको 8 से 10 दिन इसरो को या नासा को उसके चक्कर को फिक्स करने में समय लगता है, और 10 दिन के बाद जब चक्कर फिक्स हो जाता है कि इसी इतनी दूरी पे
वो पृथ्वी को क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो जब 10 दिन के बाद उसको फिक्सेशन होती है, वो स्थिर होता है। और अगर वैज्ञानिक चाहते हैं कि इसको फिक्स नहीं रखना है, अस्थायी तौर पे रखना है, तो वही हॉगमैन है, और वही चीज अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। ओके, अब देखो जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये अर्थ हो गया, ठीक है। अब ये जो अर्थ हो गया, तो हॉगमैन ऑर्बिट में, है ना, हम लोग अभी समझ रहे हैं इसको किसके साथ समझ रहे हैं, हॉगमैन ऑर्बिट की तरह समझ रहे हैं, हॉगमैन कक्षा। अब हॉगमैन कक्षा में क्या होगा कि जैसे ये यहां पे आया इस तरीके से, और ये ऐसे चक्कर लगाएगा, तो ये दीर्घ वृत्ताकार हुआ जी, है, तो वृत्ताकार, लेकिन कैसा है ये, दीर्घ वृत्ताकार है। ये जो अर्थ का जो पहला चक्कर होगा, तो जो पृथ्वी से सबसे जो न्यूनतम, ये वाला जो बिंदु है, ये पृथ्वी से सबसे न्यूनतम है जी, नजदीक है ना, ये पृथ्वी से सबसे नजदीक है। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट आया, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक हुआ। लेकिन जो अब सैटेलाइट यहाँ पे है, एक ही सैटेलाइट है, यही सैटेलाइट यहाँ चक्कर लगाते हुए, यहाँ से चक्कर लगाते हुए यहाँ पहुंचा, समझ रहे हैं, यहाँ से चक्कर लगाते हुए यहाँ पहुंचा, और ये इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। तो जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, जब क्या होगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं पेरिज। क्या बोलते हैं, यहाँ पर जब नजदीक होगा तस्वीर भी स्पष्ट लेना। तस्वीर अभी नहीं लेना मेरे भाई, आप तस्वीर लेने के लिए क्यों रेडी हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पेरिज, इसको क्या बोलते हैं, पेरिज। और ये दूरी कितनी होती है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 200 किलोमीटर की होगी। ये दूरी कितनी होगी, 200 किलोमीटर की। आई बात समझ में। और ये कहलाएगा अपोजी, ये क्या कहलाएगा, अपोजी, ठीक है, ये कहलाएगा अपोजी। और इसकी जो दूरी होगी 37,000 किलोमीटर होगी। ये जो दूरी होगी, यानी कि यहां से जो यहाँ की दूरी होगी वो कितना होगा, 37,000 किलोमीटर की दूरी होगी। ये दूरी क्लियर हुआ, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दूरी होगी, 37,000 किलोमीटर की दूरी होगी। तो अब देखिए, आप लोगों ने ये एक मूवी देखा होगा, ठीक है, और मंगलयान देखा आप लोगों ने, मंगलयान। मंगलयान में विद्या बालन क्या करती है, कहती है कि जो बजट बहुत कम इकट्ठा हो पाता है, समझ रहे हैं। हमारे मंगलयान का जो मिशन है उसका बजट इतना भी नहीं था जितना कि किसी हॉलीवुड मूवी का बजट होता है। अब उस कम बजट में उस कम बजट में मंगलयान मिशन को सफल करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी भारतीय इसरो वैज्ञानिकों के लिए, समझ रहे हैं। भारत के जो इसरो के वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस चुनौती से उन्होंने कहा कि कढ़ाई लेकर के आए। फिल्म में देखना, विद्या बालन ने कढ़ाई लेकर आती है और पहले उस कढ़ाई को गर्म करती है, और गर्म करने के बाद क्या करती है, जब कढ़ाई जब गर्म हो जाता है तो फिर गैस को बंद कर देती है और बोलती है कि कढ़ाई में तब तक की पूड़ी छाना जा सकता है जब तक कि ये क्या है, पैन गर्म है। तो वैसे ही करता है कि जब यहाँ पहुंचा, ध्यान से सुनना आप लोग जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा था, बल्कि मैं उसे समझाने के लिए एक आसानी से समझ पाए आप लोग। तो देखिए, जब यहाँ पहुंचा, तो यहाँ जब सैटेलाइट पहुंचा तो यहाँ पे इसका इंजन को चालू कर दिया। कहाँ पे, पेरिस में। पृथ्वी के 200 किलोमीटर के नजदीक जब आया तो क्या कर दिया गया, यहाँ पे इंजन को चालू कर दिया। जब इंजन को चालू कर दिया, इंजन ने इसको थ्रस्ट किया। इंजन ने क्या किया, इसको थ्रस्ट किया, उसको जोर से धक्का दिया। तो जोर से धक्का दिया तो कहाँ पहुंचा वो, 37,000 किलोमीटर। समझ रहे हैं। जैसे बचपन में आप क्या करते थे, बचपन में जैसे कि एक है ना, एक पत्थर का टुकड़ा किसी रस्सी में बांध लिया, अब उसको घुमाते हैं ऐसे, समझ गए। तो हमको क्या करना होता है, उसको तेज घुमाना होता है। तो जब अगर दूर फेंकना हो तो उसको तेज घुमाते हैं और तेज से फेंकते हैं। दूरी पे फेंकना होता है तो दूर पे फेंकते हैं। तो कुछ वैसी ही टेक्निक यहाँ पे है।
जब उपग्रह कहाँ पे आया, 200 किलोमीटर पेरिस में आ गया, तो पेरिस में आ गया तो यहाँ पे इंजन को चालू कर दिया गया, और चालू कर दिया, इसको थ्रस्ट कर दिया, और जब धक्का दे दिया बहुत तेज, तो जब बहुत धक्का तेज दे दिया फिर इसको बंद कर दिया, और उस धक्के के बल पे वो कहाँ पे चला गया, 37,000 किलोमीटर एपोजी के पास चला गया, 37,000 किलोमीटर के पास चला गया। अच्छा, बात इतने पे नहीं रुकेगी, फिर ये घूम के यहाँ पहुंचा 200 पे, तो जब फिर ये घूम के 200 पहुंचे तो फिर इसको धक्का देगा, फिर इंजन स्टार्ट किया, और फिर जब इसको इंजन स्टार्ट किया तो जब यहां से ये चलना शुरू करेगा, देखिए ये यहां से ऐसे चलना शुरू किया, और ये इस बार जो इसका सर्किल होगा वो और बड़ा हो जाएगा, और ये फिर सर्किल से चलते हुए यहां पहुंचा, फिर आया, और फिर यहाँ इंजन को स्टार्ट किया, और फिर जब यहाँ इंजन को स्टार्ट किया फिर बढ़ गया ये, समझ रहे बात को, हर बार डिस्टेंस बढ़ेगी, और ये वाला जो कक्षा था ये किसका था, ये पृथ्वी का था, ये किसका है, पृथ्वी का, और ये इसको यहां से पृथ्वी से फेंक दिया यहाँ, अभी चंद्रमा की कक्षा में नहीं पहुंचा, एक तो अभी नहीं पहुंचा चंद्रमा की कक्षा में, तो फिर फेंकेगा, और फिर फेंकते फेंकते इसे कहां लेके चला गया, चंद्रमा की कक्षा में, समझ रहे हैं, फिर कहां लेकर के आ गया, चंद्रमा में। अब 10-15 दिन तक के ये चंद्रमा की कक्षा में सर्कल कराएगा, समझ रहे हैं। अब उपग्रह को क्या करना है, अब उपग्रह को चंद्रमा के चारों तरफ घुमाना है। अब जब चंद्रमा के चारों तरफ घुमा रहे हैं हम, समझिएगा बात को, अब फिर वहां भी यही काम करेंगे, हॉमन ऑर्बिट का काम करेंगे, समझ रहे हैं, फिर वहां भी हम क्या करेंगे, हॉमन ऑर्बिट का, और वहां से फिर फेंकना शुरू करेंगे इसी तरीके की प्रक्रिया से, और फेंकते जाएंगे, और फेंकते फेंकते हम कहां लेके चले गए, सन वाले में, कहां लेके चले गए, सन के पास। अब ये सन के पास जाके चक्कर काटेगा, और सन के पास चक्कर, तो सन से नजदीक पड़ेगा मंगल, तो फिर वहां से सन के पास से फेंकेंगे तो फिर कहां जाएगा ये, मंगल। इस प्रकार से मंगल मिशन को कंप्लीट किया गया। नासा ऐसा नहीं करता है, नासा पूरा ईंधन दे देता है एक ही बार में, और पूरी रास्ते में थ्रस्ट कराते हुए लेके जाता है, और डायरेक्ट मंगल में ले जाकर के मंगल के ऑर्बिट में फिट कर देता है। बात को समझ रहे हैं, इतना सन्नाटा क्यों है, नहीं समझ में आया किसी को। मैं अभी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे बताता हूँ। अच्छा, अब जो मैंने इस हॉमन के बारे में मैंने लिखाया कि यह एक अस्थायी स्थानांतरण कक्षा है, तो वो बात क्लियर हुआ सबका यहाँ से, है ना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी मैंने कहा कि दीर्घवृत्ताकार होता है, तो ये दीर्घवृत्ताकार है कि नहीं है, हॉमन के संबंध में दो बातें मैंने कहा था, ये दो बातें इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखिए कि उपग्रह में मौजूद मोटर स्लैश इंजन द्वारा पेरिस में अधिक गति प्रदान किया जाता है, जिसके कारण उपग्रह उच्च कक्षा में चला जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखिए मंगलयान, आप लोग मंगलयान, इसे मैं मिटा रहा हूं, है ना।
बीच बीच में ऐसे बताया बोला कीजिए आप लोग, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मंगलयान को होमन कक्षा के माध्यम से ही भेजा गया था, ठीक है। होमन ऑर्बिट के माध्यम से ही मंगलयान को भेजा गया था। और मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ मंगलयान पे, कि मंगलयान पे कैसे काम किया। जो आकाश ने क्वेश्चन बनाया ना, उसका आंसर अब मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैंने मंगलयान मिशन रखा। तो अब देखिए, ये हो गया सन, ठीक है, और ये हो गया अपना अर्थ, ठीक है। और ये यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को। अब ये हो गया आपका मार्स, मंगल, ठीक है। अब मंगलयान जो है, मंगलयान यहां से स्टार्ट होगा, समझ रहे। ये ऑर्बिट कैसा ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है, बोला कीजिए। ये बड़ी, ये कौन सा ऑर्बिट मैंने बनाया, ये हाउमेन का, ये होमन का ऑर्बिट है। जी अब ये होमन का ऑर्बिट है, यहां से इसे क्या करेगा, ये अभी सैटेलाइट यहाँ पे है, जी अभी यहाँ पे से, अब इस सैटेलाइट को क्या करेगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे इसके इंजन को स्टार्ट किया गया, इसके इंजन को थ्रस्ट किया गया, थ्रस्ट करेगा तो ये यहाँ आएगा, जी समझ रहे हैं, और थ्रस्ट कर तो यहाँ आया। अब यहाँ पे जब ये आया, ठीक है, तो बार बार इसको थ्रस्ट किया जा रहा है, कहाँ पे, पृथ्वी के द्वारा, और ये आगे बढ़ेगा, और ये आगे बढ़ते हुए फिर किसी कक्षा में आ गया, सन के कक्षा में आ गया। मतलब इस बार ये यहाँ नहीं आया। नहीं, ये जब इसके गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में आ जाएगा जी तो सन के कक्षा में शामिल हो गया ना फिर वो। जी सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो ऑर्बिट जो ये उपग्रह जो घूमता है, वो गोल गोल आकार में घूमता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ना। हाँ हाँ, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। जैसे आप अभी ऐसे चक्कर लगा रहे थे और किसी ने आपको धक्का दे दिया, तो क्या आप वैसे ही चक्कर लगाएंगे या फिर आगे से घूम के आना पड़ेगा आपको, घूम कर आगे बढ़ जाना पड़ेगा ना। अब ऐसे गोल से क्या, अच्छा मैं इसे फिर से रिपीट करूं। जैसे ये चीज तो पहले समझ चुके हैं कि ये हाउमैन ऑर्बिट है। अब यहाँ मैंने इसमें यहाँ जैसे आया इंजन, तो यहाँ थ्रस्ट किया गया इसको, इसको क्या किया गया, थ्रस्ट, यहाँ इंजन तो थ्रस्ट किया गया, और थ्रस्ट करके ये अब यहाँ से ऐसे ना आकर के ये किसके कक्षा में आ गया, सूर्य की कक्षा में आ गया, है ना। अब ये सूर्य की कक्षा में, तो अब ये क्या करेगा, सूर्य का चक्कर लगाएगा ये, बात समझ रहे हैं। अब ये सूर्य का चक्कर लगाएगा, तो अब ये सूर्य का चक्कर लगाने के बाद ये जो मंगल यहाँ है, तो फिर ये यहाँ से इसको फेंका जाए, ऐसे ये दिखने में ऐसा उल्टा दिख रहा है, समझ रहे हैं जी। लेकिन ये यही चीज अब यहाँ से लगाया इसने चक्कर, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, थ्रस्ट, जैसे ये यहाँ लगाया इसने, यहाँ से थ्रस्ट किया पृथ्वी को यहाँ से, तो ये यहाँ आ गया अब जी, समझ रहे हैं। और फिर ये चक्कर ऐसे लगा रहा है जी, इस बार बड़ा सा चलेगा। हाँ, इस यहाँ से यहाँ पे आया और इसने इसको धक्का दिया, तो कहाँ चला गया, सन के पास चला गया जी, उसके ऑर्बिट में शामिल हो गया। उसके ऑर्बिट में शामिल होने के बाद फिर ये यहाँ आया, समझ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है जी, बात को समझिए। और फिर इसको थ्रस्ट किया गया, और फिर थ्रस्ट किया गया, तो फिर ये मतलब इशारा, मतलब इस तरीके से समझिए, ये फिर और बड़ा हुआ जी। और ये बड़ा होते 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 एक समय ऐसा होगा कि कहाँ पहुंच गया ये मंगल के कक्षा। ये थ्योरी समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को। क्या
क्या? हम्म। हाँ। हम्म। अच्छा सुनो, देखो, सुनो मेरी बात सुनो आप लोग। जो आप लोगों का क्वेश्चन है, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, पर आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसरो की तैयारी में है फिर, ठीक है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन आना चाहिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं वीरेंद्र के सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। वीरेंद्र, आप सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे जो सौर, जो अपना जो सौर मंडल है उसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो अगर यहाँ से थ्रस्ट करेगा पृथ्वी, तो ये अब पृथ्वी से किसको किसी भी सैटेलाइट को थ्रस्ट किया जाएगा, किसी भी यान को थ्रस्ट किया जाएगा, तो वो भी नहीं सकता कि सन के पास न जाए। बात समझ रहे हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जैसे, क्योंकि आप जो परिधि आपका, वो परिधि धीरे धीरे करके आप क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं ना, तो इतना बड़ा हो जाता है कि सन की कक्षा में भी जाना पड़ता है। अरे बात समझ में, इतना दूर इधर पड़ेगा, हाँ, उधर ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप बहुत किसी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और मोड़ आ गया कहीं पे, और अब बहुत स्पीड में है ना, तो आपको जो मोड़ लेनी होगी वो बड़ा लंबा लेना होगा। कभी आपने हेलीकॉप्टर को जो है लैंड करते हुए देखा आप लोगों ने? तो हेलीकॉप्टर जब आता है उधर से, या एरोप्लेन अगर आता है स्पीड में, अगर उसे लैंड करना होता है तो उसे बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड बहुत होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग इस बात को? स्पीड उसमें बहुत होता है, तो कुछ उसी स्पीड के साथ उसको फेंका जाता है। और ये जो होता है, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 11 पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण वाला जोन से बाहर अगर जाना होगा, जहां तक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो वहां से उसमें इतनी त्वरण हो कि 11.2 किलोमीटर से के स्पीड से जाना चाहिए। बात समझ रहे? तो उतनी स्पीड के साथ घूमता है, और वो उस स्पीड के साथ फिर ये यहाँ करके जब ये स्टैक पे चले जाते हैं, तो फिर फाइनली हम यहाँ पे सर्कुलेशन लेते हैं, और ये प्रक्रिया पूरे पूरे 6 से 8 महीने चलते हैं, तब जाके ये हो पाता है। समझ पाए? हाँ, 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 मतलब यहाँ से जैसे जैसे ये चक्कर लगाया, आपने थ्रस्ट किया, आगे बढ़ा, ठीक है, फिर आपने थ्रस्ट किया, फिर आगे बढ़ा, फिर आपने थ्रस्ट किया, और इस तरीके से जब मंगल के पास आ जाता है, तो फिर उसको उसमें सेट किया जाता है। ये मंगलयान हुआ। अभी इसको दिखाता हूं मैं आप लोगों को, वीडियो दिखाता हूँ। फोन का है तुम्हारा? वीडियो दिखाता हूं मैं। चंद्रयान 2 में भी यही प्रोसेस अपनाया गया है, ठीक है। हाँ, बोलो। सर ये सैटेलाइट अरे सीधा कैसे जाएगा? ये वीडियो है ना सर, इसमें जो ईंधन है वो तो सोलर लाइट से वो चार्ज होता है ना। किसने कहा आपसे कि सोलर लाइट से चार्ज होता है? आप लोग कुछ भी बोलते हैं। सोलर लाइट से कैसे बोलता हूँ? उसमें ईंधन उतना भरा जाता है, तो सोलर लाइट, अब मान लीजिए किसी दिन धूप नहीं आया तो नीचे आ जाएगा। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सोलर लाइट उसके जो मंगल के कक्षा में चला जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमता रहेगा हमेशा। हाँ, वॉइस मिल रही है आप लोगों को? मेरी नहीं, वीडियो की वॉइस।
नहीं मैं कर रहा हूँ भाई उसका। यहाँ पे देखिए थ्रस्टिंग हुआ, ये थ्रस्टिंग हुआ अभी। ये देखिए चक्कर लगा रहा है ना, ये कॉमन चक्कर, ये दिल उसका कार में फिर थ्रस्ट किया, देखिए इंजन ने स्टार्ट किया है ना। अब ये देखिए ये 36 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। हाँ देखिए फिर यहाँ थ्रस्ट करेगा, फिर ये देखिए कितना चक्कर लगा रहा है। हाँ अब ये देखिए ये कहाँ पहुँचे हैं। चंद्रमा में। एक रिवर को उड़ाना है ना विक्रम लैंडर को, एक को उधर छोड़ेगा। हाँ सुन रहे हैं आप लोग, यहीं पे मिशन चंद्रयान 2 विफल हो जाता है, यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना, और ये जाके डायरेक्ट गिर जाता है मून पे। इसके वजह से जो रोवर टूट जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। और इसी चीज को लेकर के डॉक्टर के सिवान का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्हें रोते हुए देखा गया था, इतने बड़े वैज्ञानिक को, समझ रहे हैं। और ये 2017 की घटना है। ओके, जो हमारा चंद्रयान 2 विफल हुआ ना, ये यहीं पे हुआ था। यहाँ ये तो 3D एनिमेटेड है ना, समझ रहे, तो ये नीचे जो सरफेस पे उतर नहीं पाया, जिस तरीके से सेफली उतरना चाहिए था, ये दक्षिणी ध्रुव पे उतारा जा रहा था, तो जिस तरीके से सेफली उतरना चाहिए था वैसे सुरक्षित उतर नहीं पाया ये, ठीक है। हाँ फिर ये टकरा गया। ये प्रज्ञान है।
समझ पाए आप लोग? ये तो 3D एनिमेशन है ना, ये तो नीचे बनाया गया है। ठीक है, हाँ जी, ये तो जो है लोगों ने बनाया, ये बस ये रियल नहीं था, है ना, लेकिन इसकी फीलिंग वैसी थी कि हम समझ सकते हैं। तो होमेन ऑर्बिट समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, ये बताइए। क्लियर है सभी को? वीरेंद्र कोई सवाल था आपका? नहीं, इसरो से कंट्रोल करते हैं, लगभग 300 वैज्ञानिक मिलकर कंट्रोल करते हैं इस तरह की पूरी टीम होती है, सबका काम होता है कि किसको क्या करना है कंट्रोल। आप लोग आप प्लीज, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मिशन मंगल जरूर देखिएगा, ठीक है? तो किसी और का कोई सवाल है? चले आगे फिर, है ना? अब देखिए, ये हम लोगों ने इसको मैं मिटाऊं फिर। अब है एक लिंग राज पॉइंट, वो जानते हैं कि वो क्या है। चंद्रमा तो पास में है ना, तो उसके ऑर्बिट में स्थापित करना उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा कि मंगल में, ठीक है? लिखिए लेंगराज पॉइंट। ये लेंगराज पॉइंट क्या है, ये जानते हैं हम लोग? ये सन हो गया, ठीक है, और ये हो गया अपना अर्थ, ठीक है? पृथ्वी। अब देखिए, इसमें पृथ्वी के अंदर में 5 ऐसे जगह होते हैं, ठीक है, जहां पे ना तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण काम करती है और ना ही सन का, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इक्वल हो जाता है, समझ रहे हैं? एक ऐसा पॉइंट है, उसी को बोलते हैं लिंगराज पॉइंट। उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो संकल्पना है फ्रेंच गणितज्ञ थे जोसेफ लिंगराज, उनके द्वारा। क्या क्या क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जो लिंगराज पॉइंट है वो ये बताता है कि पृथ्वी और सूरज के बीच में 5 ऐसा जोन है, 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण भी शून्य हो जाती है और सन का भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी कि वैसी जगह हाँ, छोड़ देंगे तो रहेगा, हाँ वो वहीं पे रहेगा फिर, समझ गए? उस पॉइंट पे अगर किसी सैटेलाइट को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो वो वहीं पे स्थिर रहेगा। वो आ रही बात समझ में? चक्कर नहीं लगाएगा, चक्कर तो लगाएगा, नहीं लगाएगा तो फिर उस पॉइंट पे रहेगा, वो उस पॉइंट से फिर अलग हो जाएगा ना, तो उसे तो चक्कर तो लगाना पड़ेगा। जब चक्कर नहीं लगाएगा तो उस पॉइंट पे कैसे रहेगा? वो पॉइंट अलग हो जाएगा ना। हाँ वीरेंद्र, क्या कर रहे थे? हाँ, अर्थ और सन के साथ ही उसको चक्कर लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका पॉइंट बदल जाएगा, है ना? ये चीज है। तो ये देखिए, मैं वो वाला जोन ड्रॉ कर देता हूँ कि वो जोन होता क्या है। उसको, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं L3। ये क्या हुआ? L3, ठीक है? और एक हुआ यहाँ पे, और एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ, सबका नाम है। ये हो गया आपका L4, और ये हो गया L5,
ठीक है, और ये हो गया L2 और ये हो गया L1, यानी कि लिंगराज पॉइंट 1, लिंगराज पॉइंट 2, 3 एंड 4। समझ गए इसको? अब ये जो होता है 60 डिग्री का कोण बनाता है अर्थ से। ये वाला जो 4 वाला है, ये अर्थ से कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का, यानी एक त्रिभुजाकार में जी ये जो कोण बना, कितने का बना? 60 का बना। और यहाँ से जो कोण बना वो किसका बना? 60 का, है ना। और जो L4 होता है वो हमेशा पृथ्वी के आगे होता है जी जो L4 होगा वो पृथ्वी के आगे होगा, और जो L5 होगा वो पृथ्वी के पीछे होगा। जी समझ? जैसे पृथ्वी ये चक्कर लगा रही है ना, ये परिक्रमण पथ है अर्थ का, जी ठीक है, ये सन है, तो इसके परिक्रमण पथ में ये वाला पॉइंट जो बनेगा वो कौन सा पॉइंट बना? वो L3 बना। ये कौन सा बना? L5, L4, L1 और L2। क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ? जी इसका पॉइंट लिखिए आप लोग। यह संकल्पना फ्रेंच गणितज्ञ, यह संकल्पना फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लिंगराज के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग। दो खगोल की पिंडों के दो खगोल की पिंडों के 5 लिंगराज पॉइंट होते हैं। 5 लिंगराज पॉइंट होते हैं। दो खगोल की पिंड बोले तो दो, हाँ, 2 खगोल की पिंड, सन हो गया, तो कोई भी 2 खगोल की पिंड हो सकता है जी उसकी, है ना। तो 2 खगोल की पिंडों के 5 लिंगराज पॉइंट होते हैं, जहां तीसरे पिंड को दोनों खगोल की पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है। है ना, संतुलित करता है। क्लियर हुआ? संतुलित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि L1, L2 और L3 एक ही रेखा में होते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि L1, L2 और L3 क्या होते हैं? एक ही रेखा में होते हैं। अच्छा, ये स्थिर नहीं है, ये घूमेगा। समझ रहे हैं? जी ये जैसे मैंने ऐसा बना दिया तो ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये शिफ्ट करेगा, लेकिन शिफ्ट करने के साथ L3, L1 और L2 एक ही दिशा में रहेंगे, जी है ना। और L4 हमेशा आगे रहेगा और L5 हमेशा पीछे रहेगा। तो इस बात को लिखिए कि L1, L2 एंड L1, L2 एंड L3 पॉइंट एक ही रेखा में होता है, जबकि L4 और L5, हाँ मैं कह रहा हूं कि जैसे देखिए L1 है ना, और L2 है और L3 है, तो ये तीनों एक ही रेखा में है ना, ये तीनों एक ही रेखा में है।
इसी बात को मैं लिखा था कि L1, L2 और L3 पॉइंट एक ही रेखा में होते हैं, जबकि L4 और L5 और L5 पॉइंट 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का यानी 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण पृथ्वी से बनाता है। हो गया? ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि L1, L2, L3, L1, L2 और L3 पॉइंट पर स्थित पिंड जैसे उपग्रह स्लैश अंतरिक्ष यान एक हेलो ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट हेलो कक्षा बनाता है। हेलो कक्षा में घुमाता है। ठीक है, हेलो कक्षा में घुमाता है। हेलो ऑर्बिट एक प्रकार का 3D कक्षा है, अच्छा, अब इसके आगे हम लोग ये देखिए, ये जो लिंगराज पॉइंट है वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए, अभी हम लोग इसी को देख रहे थे ना। ये देखिए, दिखा सभी को? है ना, अभी मैं इसी की बात कर रहा था। देखिए, ये L5 है, L3, L1, L4 और ये अर्थ हो गया, और ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये L2 हो गया, है ना। ये छोटा हो नहीं पा रहा है। ये लिंगराज पॉइंट है ना, लैग्रेंज पॉइंट एज पोजीशन इन स्पेस वेयर ऑब्जेक्ट सेंट देयर, है ना। ये सब बातें हमने भी बताया आप लोगों को कि ये क्या है। हाँ, क्या पूछ रहे थे?
कुछ नहीं दिख रहा है? अच्छा फिर ठीक दिख रही है। सो देखिए ये जो साइट है सोलर सिस्टम, ठीक है, ये आपको करंट अपडेट करना होगा आपको इसके लिए। फरजाना आप साइट पे चल लीजिए। तो इसमें देखिए जैसे सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम में हम जा सकते हैं और सोलर सिस्टम में सीधी बात है जैसे सोलर सिस्टम, सन क्या है, क्यूपर बेल्ट क्या है, ओर्ट क्लाउड क्या है, ये सारी बातें यहाँ आपको मिल जाएंगे। ओके समझ रहे हैं? ये आप लोगों को अपने लेवल पे काम करना है। सोलर सिस्टम में जाएंगे, प्लेनेट में जाएंगे तो प्लेनेट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी प्लेनेट के बारे में, अर्थ के बारे में, मार्स के बारे में, जुपिटर के बारे में, है ना। फिर ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में, प्लूटो कैसा है ना, इरिस कैसा है, यूमेस कैसा है, सारी चीजें मिल जाएगा। प्लेनेट एक्स क्या होता है, फिर मून के बारे में या एस्ट्रॉइड्स के बारे में, या और अब यहीं पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा इस बात को, जो मोर है, मोर पे मैं टच कर रहा हूँ और मोर में जब आप जाएंगे तो यहां मिलेगा आपको न्यूज, ठीक है। क्या मिलेगा यहां पे आपको? न्यूज मिलेगा। ओके अब इस न्यूज को क्लिक करना है और जैसे ही न्यूज को क्लिक करेंगे तो अभी जो भी नासा का मिशन है ना, अभी देखो हबल स्पॉट अ कॉस्मिक क्लाउड सिल्वर लिंगिंग, ये आपको मिल रहा है। फिर रोबोटिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी विल एक्सप्लोर द डीप ओशियन, ये नासा का लेटेस्ट जो भी काम है और यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। ओसिरिस रेक्स रिसोर्स क्या है, मार्स रिसोर्स, ये सब भी नया इसका काम चल रहा है नासा का और ये सारा आप लोगों को करना होगा। जब आप लोग करंट अफेयर्स को लेकर के परेशान होते रहते हैं कि क्या है, तो ओसिरिस रेक्स के बारे में भी देखिए इंट्रोडक्शन है कि ये क्या है, ये आप जाएंगे यहाँ पे और ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है कि यहाँ पे एक बताता हूं मैं, कहाँ गया, हाँ ये देखिए बेनू लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे बेनू है ना, तो ये जो बेनू है ये एक एस्ट्रॉइड है, यानी कि एक क्षुद्रग्रह है। ओके अब इसी के बारे में जानकारी के लिए ओसिरिस रेस्क नाम का एक मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ओसिरिस रेक्स इज इमर्ज एस्ट्रॉइड बेन्नू फ्रॉम इट्स अराइवल ऑन December 3, 2018 टू इट्स फाइनल इमेजरी ऑन April 7, 2021। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग हो सकता है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्योंकि ये मिशन भेजा गया था 2018 में और इसका फाइनली जो पिक्चर्स वगैरह आना है वो लास्ट कहाँ है, 7 अप्रैल 2021 का। तो वेन्यू के बारे में सवाल हो सकता है, ओसिरिस रेस्क के बारे में सवाल हो सकता है, क्लियर है ना। यहां से सवाल बनते हैं तो ये सवाल आपको मिलेगा यहां से। अच्छा अब ये मैंने साइट जो बताया, अभी इसमें और भी बहुत सारे इसका जो है प्रोग्राम चल रहा है, तो आप अगर ऐसे करके अगर इनके सारे प्रोग्राम के बारे में अगर एक ब्रीफ आइडिया आप रखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर्स की समस्या नहीं होगी आप लोगों को फिर, है ना। ये मैंने इनका नाम क्या, नासा वाले तो हिंदी में मिलेगा, हाँ नासा का इंग्लिश में मिलेगा और इसरो का हिंदी में मिलेगा। इतना क्लियर है सभी का? चलो मैं कुछ और बता देता हूँ, वो आप लोग सर्च कर लेना अपने लेवल पे और मुझे बताना जरूर, छोड़ना मत आप लोग, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास यही एक शब्द है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं और इस पे विशेष कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इट मीन्स बहुत ही ज्यादा है। फिर वो अभी बेन्नू को मत भूलना आप लोग, ओसिरिस रेक्स को मत भूलना आप लोग, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में रोना पड़ेगा।
चलो, एक स्कीम है वज्रा स्कीम, लिखिए इसको। मैं भी अगर दिखाने लगूंगा आप लोगों को तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और भी ये सारी चीजें मैं सर्च करके ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ, है ना। वो वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे नहीं होते। उसमें जो भी जानकारी दी जा रही होती है वो हमें हमारी परीक्षा से रिलेवेंट होता है, तो उन वीडियो को नजरअंदाज ना करें आप लोग, जो ग्रुप में मैं वीडियो अपलोड सेंड करता हूँ, ठीक है। वो भी हमारा क्लास का हिस्सा है वो वीडियोज। तो एक आप लोग लिखो वज्रा स्कीम, वज्रा स्कीम। क्या ये इसमें तो और कुछ नहीं समझना आप लोगों को, लिंगराज पॉइंट में क्लियर है ना ये सब। अभी वज्रा स्कीम, अच्छा जो भी नोट्स अगर आप लोग बनाते हैं तो वो एक बार मुझे दिखा दिया कीजिए कि मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है। वज्रा स्कीम, अच्छा एक तो ये आप लोगों को करना है, दूसरा आप लोगों को क्या करना है, एक कार्यक्रम है जिज्ञासा कार्यक्रम, उसके बारे में जानना है। भारत सरकार का कार्यक्रम है जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रोग्राम, ठीक है। फिर है अटल ट्रिंकलर लैब, एटीएल, अटल ट्रिंकलर लैब, ठीक है। फिर है साइंस सिटी, ये सब करंट अफेयर्स है, ये सब क्या है, करंट अफेयर्स। साइंस सिटी, इसको हमको सर्च करना है। हाँ इसको गूगल करना है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है आप लोगों को गूगल से, ठीक है। मैं चाहूं तो बहुत आसानी से निकाल करके आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन एक समस्या है इसमें। समस्या यह है कि आप लोग उस सोर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस पर आपका अधिकार है, ओके, समझ रहे बात को। और अभी अभी जो मैंने एक लिंक बताया, नासा साइंस सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन, अभी जो जहां पे मैं जिस साइट पे जाकर के आप लोगों को ओसिरिस रेक्स बेन्यू के बारे में दिखाया, उस साइट का नाम है, लिख लो आप लोग, नासा साइंस सोलर सिस्टम, नासा साइंस सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन। इस लिंक पे आप लोग को इसको सर्च करना है, ठीक है, और करंट को अपडेट करना है। वैसे मैं करंट इतना आप लोग करो इन सब चीजों को अपने लेवल पे, ठीक है। अच्छा एक और भारत सरकार के टेक्नोलॉजिकल विजन 2035, टेक्नोलॉजिकल विजन 2035, 2035 का टेक्नोलॉजिकल विजन क्या है इंडिया का, ये विजन यहां से मिलेगा आप लोगों को, है ना। ये विजन आप लोगों को यहां से मिलेगा। बाकी बाकी जैसे जैसे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा और भी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसको करना है अपने अपने लेवल पे कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, ठीक है। एक है इंडिया का होता है साइंस कांग्रेस, एक मीटिंग होती है इंडिया का, इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडिया साइंस कांग्रेस। जब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको 5 स्टार दे दो आप, इस बार क्वेश्चन आ ही सकता है इससे, ये वाला करंट अफेयर्स है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं तो NIOS का मटेरियल आता है, जैसे कि मैंने बताया था ये उसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में जी सरम की क्या है, जी ठीक उसी प्रकार से
NIOS का मटेरियल इसमें भी आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी, जो फंडामेंटल आपको क्लियर करेगा। तो जिनको पेपर अभी नहीं देना है, जिनको पेपर 2022-23 में देना है, उनके लिए मटेरियल इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पेपर 2021 में दे रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, तो वो NIOS का मटेरियल देखना है आप लोगों को, NIOS का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। आप जैसे सर्च करेंगे ना NIOS विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हिंदी, तो सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? और उसको प्रिंट आउट करा लेना है, उसको फोन में नहीं रखना है। जब आप फोन में हाँ, आप मैसेज कर दीजिए। पर जाना आपकी जो वॉइस है ना वो क्लियर नहीं आ पाती। जब आप अनम्यूट होते हैं तो मेरी वॉइस ही मुझे सुनने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक साइट और मैं बता रहा हूँ जो आपको देखना चाहिए, पूरे साल देखना चाहिए। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, सर्च करके दिखाता हूँ। ये RSTV ज्ञान विज्ञान, राजसभा टीवी का एक प्रोग्राम है ज्ञान विज्ञान। रोज आता है? हाँ, रोज नहीं, रोज कैसे आएगा, वीकली आएगा ना। इतना जल्दी जल्दी कैसे डेवलपमेंट होगा। एक दो वीडियो आप में से डाल देंगे। हाँ, तो वो मैंने इसीलिए डाला था कि उस पे कुछ कर पाते हैं कि नहीं आप लोग। स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को? ये देखिए RSTV का ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम है ना, इसमें बहुत सारी वीडियोज हैं उनके, और सभी सारे वीडियोज में कुछ ना कुछ बताया, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, और जो विज्ञान में नया कुछ हो रहा होता है ना, जो नई खोज हो रही होती है उस खोज के बारे में बताई जाती है, जो नया कुछ हो रहा है अभी यूनिवर्स में। ठीक है, ये देखिए ये 13 का है, ये 6 तारीख का वीकली आता है ये, और वीकली आकर के इसमें आप लोग को जानना चाहिए। और ये एक वीक में जो साइंस में डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट को इसमें दिखाया जाता है। जैसे ये देखिए, आवाज नहीं मिल रही, इसमें नहीं मिल पाएगी आवाज। तो देखिए मैंने क्या बताया फिर अभी आप लोगों को, कि अगर आप अपने उत्तर को नवीन करना चाहते हैं, मेंस के उत्तर को एकदम करंट से एकदम अपडेटेड लिखना चाहते हैं, तो आपको ये राजसभा टीवी का ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम हर वीक में देखना चाहिए। हो जाएगा ये काम आप लोगों का। NIOS में करंट अपडेट नहीं रहता है फरजाना, है ना, उसमें आपको जो फंडामेंटल चीजें जो बेसिक है ना, वो बेसिक चीजें उसमें रहेंगी आपको। ठीक है, करंट वहां नहीं मिलेगा आपको। इतनी जल्दी जल्दी कोई भी यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस में अपडेशन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो फंडामेंटल चीजें हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, है ना। इसके अलावा एक पत्रिका था विज्ञान प्रगति, वो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं भी पढ़ेंगे, राजसभा टीवी अगर देखते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी हम लोग हेलो ऑर्बिट में, यहाँ पे कोई प्रश्न है आप लोगों का? ये सब जो चीजें मैंने बताया ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है आकाश।
देखिए हेलो की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिट में यहाँ पे एक होता है सन, यहाँ सन हो गया और यहाँ हो गया अर्थ, ये अर्थ हो गया। अब ये सन के बीच, सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में एक उपग्रह, अगर जो उपग्रह है वो इस तरीके से घूमना शुरू कर देता है, इस तरफ सन हो गया, उत्तरी दक्षिणी, हाँ उत्तरी दक्षिणी का, ना तो सन के पास जा रहा है ना ही नहीं इसके पास, ये बीच में है, बीच में। समझ गए। और सैटेलाइट जो है यहां से इस तरफ आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट नहीं हो रही? सभी को ये परेशानी आ रही है क्या? आप लोगों को शो हो रहा है ना? हाँ चलो, तो ये देखो, ये इस तरह से, इसी को बोलते हैं हेलो ऑर्बिट, इसी को क्या बोलते हैं, हेलो ऑर्बिट। जी, इसमें भी सब उसी तरह से ये 3D डायमेंशन में दिखता है। जी, ये कैसा दिखता है? 3D 3D डायमेंशन में दिखता है ये। इंजन को स्टार्ट बंद इसमें भी तो करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं, ये इसमें इंजन वगैरह का सभी वो मैटर नहीं है, ये तो चल रहा है, ये तो सेट हो चुका है ना। वो इंजन स्टार्ट और बंद हम कब करते हैं? जब ऑर्बिट में हमें सेट करना होता है। हाँ उस समय हमें करना होता है। जब एक बार सेट हो गया जी, तो फिर सेट हो गया, वो कच्चा ऑर्बिट में घूमता रहेगा, वो फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता रहेगा। हाँ वो घूमता रहेगा, उसको घुमाता रहेगा, उसमें ईंधन की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये समझ गया। वो अलग टेक्नोलॉजी, वो हम अलग बात करेंगे कि उसमें इंजन का, ईंधन का क्या है, कैसा है। अभी जस्ट इसके बाद शुरू करेंगे, पहले हेलो ऑर्बिट को समझिए। हेलो ऑर्बिट में कोई दिक्कत किसी को? इसका दूसरा डायग्राम समझते हैं। अच्छा, जो चीज अगर नहीं समझ में आए ना, हेलो ऑर्बिट जैसे मैंने, आपका आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? आप एक बार मुझे लगता है रीज्वाइन कीजिए। तो ये समझ, इसको मैं मिटाऊं फिर? अब देखो, जैसे यहां पे हो गया सन, ठीक है, वीरेंद्र ध्यान देना इस पे। और सन के चारों तरफ अर्थ होगा, सन है, यहां भी अर्थ है, यहां अर्थ है, यहां अर्थ है। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं इसको? अर्थ तो एक ही है, लेकिन ये परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ रही है, ऐसे होगा कि नहीं होगा? अर्थ तो एक ही है, लेकिन ये क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। अब इसी परिक्रमा के बीच में, जैसे अब यहां पहुंचा, ठीक है, तो यहां पहुंचा तो सैटेलाइट यहां रहेगा, ऐसे दिखेगा। फिर यहां पहुंचा तो इसी के बीच में रहेगा, 3D के तौर पे दिखेगा, ये ऐसे बनेगा। अब ये यहां पहुंचा तो फिर यहां, ये देख रहे हैं ऐसे, ये यहां पहुंचा तो फिर ये सैटेलाइट यहां आ गया। आकाश समझे इसको कि नहीं समझे? क्लियर है? तो अब इसको लिखो आप लोग, अब इसको लिखो। ठीक है, इसमें जो पृथ्वी से जो मून है वो कितना दूर है? 3,84,000। लिख लो, एक ऐसे छोटा सा कहीं पे लिख लो कि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा अवस्थित है पृथ्वी से, है ना? पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा अवस्थित है। ठीक है, धीरज है कि नहीं क्लास में? ये दूरी तो हमेशा फिक्स नहीं रहेगी।
कम बेसी भी हो सकता है कि पृथ्वी घूम रहा है। एक देखिए, जो सवाल आप लोग उठाते हैं ना, जी मुझे सवाल से परेशानी नहीं होती है, लेकिन सवाल सवाल की तरफ हो ना तो अच्छा लगता है। जैसे आप कह रहे हैं कि सर दूरी तो कमता घटता होगा, तो वो एक औसत दूरी ये बताया गया है। जी अभी चक्कर काटा तो उसके जो शेप है ना, वो शेप पे निर्भर करेगा। अब पृथ्वी से सन की अगर दूरी है तो वो घटती बढ़ती रहती है। जी पृथ्वी से सबसे न्यूनतम दूरी जो है 1,47,1,47,लाख किलोमीटर न्यूनतम दूरी है, और अधिकतम दूरी 1,52,00,000 किलोमीटर। जी पाँच बात समझ रहे हैं आप? तो वो किसके कारण होता है? वो परिक्रमण के कारण होता है, और ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जी समझ रहे हैं? आप जो सवाल बनाइए, हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि आप जो सवाल बनाए वो सवाल यूपीएससी के नजर से देखिए कि यूपीएससी क्या पूछ सकती है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? है ना? आप जो सवाल पूछते हैं ना, उस सवाल में ये यूपीएससी का दृष्टिकोण देखिए कि यूपीएससी क्या वो सवाल बना सकती है क्या। जी अगर बना सकती, या बीपीएससी अगर आप देना चाहते हो तो अगर स्टेट पीसीएस में क्या वो सवाल बन सकता है? तो अगर बन सकता है तो उसकी प्रासंगिकता है, उस पर क्लास में चर्चा होगी, है ना? अगर उसकी प्रासंगिकता नहीं है तो फिर उसका क्लास में चर्चा का कोई महत्व नहीं रहता, है ना? खैर, तो दूसरी बात लिखिए कि एल पॉइंट, जो एल पॉइंट है, एल वन पॉइंट, कौन सा? एल1 पॉइंट, ये पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? 15,00,000 किलोमीटर। L1 पॉइंट हाँ, एल1 पॉइंट जो है पृथ्वी की सतह से 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पे है। क्लियर है? कितनी दूरी पे है? 15,00,000 15,00,000। अच्छा, एल1 पॉइंट में कोई एक ही उपग्रह एक समय में हो सकता है। एल1 पॉइंट पे, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे कोई एक ही उपग्रह हो सकता है। तो अभी नासा का एक उपग्रह है उस पे, उसका नाम मैं लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एल1 पॉइंट पे, वो लिख लो आप लोग। ठीक है, लिखो कि वर्तमान में एल1 पॉइंट में हाँ, नासा एवं ईसा, नासा एवं ईसा, ईसा किसका स्पेस एजेंसी है? यूरोप का, जी यूरोपीय स्पेस एजेंसी। जी और नासा किसका है? अमेरिका हाँ, नॉर्थ अमेरिका स्पेस एजेंसी, नासा। ठीक है, तो नासा एवं ईसा, अभी मैंने क्या लिखा है कि वर्तमान में एल1 पॉइंट में नासा एवं ईसा का सोहो, सोहो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सोहो, है ना? सोहो, सोहो, सोहो मिशन कार्यरत है, सोहो मिशन कार्यरत है, सोहो मिशन कार्यरत है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? प्लीज हरी झंडी दे। ओके, तो अब आगे किसे? नहीं, याद की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सुविधा हो जाती है ना उनका। हाँ, उनका रिस्पॉन्ड आ जाता है। अब मतलब आप हाँ या ना, आपने कुछ बोला ही नहीं, तो कैसे बढ़े आगे, है ना? हाँ, ये चीज है। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया? 9:30 9:30, 9:30 हो गए। आगे आगे की क्लास करें या फिर क्लास स्टॉप करें?
मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा प्रमोशन यान, तो मैं सोचता हूँ कि कल से शुरू करता हूँ। सोमवार से शुरू करेंगे प्रमोशन यान। कल टेस्ट है, सब लोग टेस्ट देंगे आप लोग, ठीक है? क्या चाहिए सर? एनवायरमेंट है ना? ये सब बढ़िया रहता है। जी टाइमिंग 8 बजे है। सुबह कल संडे है ना? सर 8 बजे से थोड़ा दूर हो। एक्चुअली में वो टेस्ट, कल वाली जो टेस्ट है ना, वो मैंने फिक्स कर रखा है, तो अब मैं उसमें टाइम चेंज नहीं कर सकता हूँ। सुबह ही है सर। ठीक है, इवनिंग में 8 बजे से। इवनिंग में ना? हाँ, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना? तो अगले बार जब टेस्ट होगा तो मैं उसे चेंज कर दूंगा उसका समय, ठीक है? 8 बजे। हाँ, और बाकी जो नेटवर्क की समस्या हो रही है ना, मैं देख रहा हूँ कुछ विद्यार्थियों को नेटवर्क की समस्या हो रही है, तो मैं उनसे बात करता हूँ उनकी समस्याओं पे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसका, ठीक है? और टेस्ट सुनो, आप लोग टेस्ट की तैयारी अच्छे से करना, मैंने टॉपिक बता दिया है सभी को, ठीक है? और इस बार कम से कम सभी का 50 प्लस सही होना चाहिए, ओके? क्वेश्चन 50 सही कर दो, बाकी का मैं देख लूंगा, ठीक है? ठीक है, ओके फिर। हाँ चलो, और सुनो, जो लोग क्लास में नहीं है उनके यहाँ भी ढिंडोरा पीट दो, ठीक है? कि कल टेस्ट है। चलो, ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट।